बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हमज़ा फ़ारूक हबीब साहब, जो हमारे बड़े सीनियर और बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो मौजूद हैं। चूँकि गिलानी साहब आउट ऑफ सिटी हैं तो इनके साथ इकॉनमी के मसले के ऊपर बात करेंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि हमज़ा भाई जो हैं वो कई दहाइयों से इकॉनमी की रिपोर्टिंग और पॉलिटिक्स और इन सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। हमज़ा भाई, आपने बड़ा ज़्यादा कवर किया जब मैडम निगरान जो वज़ीर ख़जाना हैं वो गवर्नर स्टेट बैंक हुआ करती थी। जी बिल्कुल। तो आप ज़रा मैं ज़रा उनके बारे में, आजकल वो FBR के पीछे पड़ी हुई हैं, तो आप जिस ज़माने में उनको कवर करते रहे हैं जब वो गवर्नर स्टेट बैंक थी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके बारे में? जी, उस वक्त वो बैंकों के पीछे पड़ी हुई थी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पीछे पड़ी हुई थी। अच्छा, लड़ाई थी उनकी, मुझे जी याद जी, है। बड़े ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई थी ठीक है। और दोनों से उनकी लड़ाई बड़ी चलती थी और ख़ास तौर पे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से गवर्नमेंट बोरिंग के ऊपर लड़ाई चलती थी। ठीक है। और ये ज़माना था सर 2007-8 का। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुशर्रफ साहब जी जी, मुशर्रफ 6 से लेके मेरे ख्याल नहीं, में 8-9 पे। ये अपना मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट ही चल रही थी। जी। अपना काफ लीग की गवर्नमेंट जब थी, शौकत अली प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर थे, बिल्कुल। तो शौकत अली साहब जो थे वो गवर्नर स्टेट बैंक थे, डॉक्टर इशरत उनके बाद जे जी आई जी, थी। डॉक्टर इशरत के ज़माने में ही वॉर चल रही थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक की, क्योंकि स्टेट बैंक की जो ऑटोनोमस स्टेटस मिला था वो काफ़ी हज़म मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से नहीं हो रहा था। ठीक है। और उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, इनका गवर्नमेंट का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है। वो आपके भी दोस्त, हमारे भी दोस्त, डॉक्टर अशफाक हसन जो थे वो जी। उस ज़माने में काफ़ी एक्टिव हुआ करते थे। बिल्कुल। और शौकत अजीज़, तो ये लोग जो हैं वो बल्कि बल्कि वो तो कहती थी कि ये मुझे पता है ये सवाल कहाँ से आया है। अच्छा, ये बता पूछती थी, बिल्कुल ठीक है। और ये सवाल आमतौर पे वो अरशद ज़ुबैरी साहब किया करते थे, ठीक है। बिजनेस रिकॉर्डर। ठीक है। वो कहती थी, अरशद साहब मुझे पता है ये सवाल कहाँ से आया है। तो ये ऐसी चीज़ें जो थे, चुटकुले हुआ करते थे। तो वो बिल्कुल जी, उनसे उनकी बड़ी वो बैंक से उनकी एक वो रहती थी। ठीक है। और टसल चलती थी। और जो करेंसी डीलर्स हैं उनके साथ भी इनका जी मामला देखिए, रहा ये करता था? मामला बिल्कुल चला था। बल्कि उनको ये था कि करेंसी डीलर्स का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता था, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता था। करेंसी डीलर्स हमसे कुछ बात करते थे, हम इनसे पूछते थे, ये चरागपा हो जाती थी। लेकिन बट एट द सेम टाइम वेरी अपराइट लेडी, जो मैंने जो वहाँ देखा, ऑनेस्ट लेडी, डेडिकेटेड लेडी। ठीक अब है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि मैं इतना उनको कवर कर नहीं रहा हूँ, चीज़ें देख नहीं रहा मैं, क्योंकि आपको आइडिया है कि मैं जी अब तो डिफरेंट उसमें बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए कर नहीं रहा हूँ काम। लेकिन मैं अभी भी जो चीज़ें देख रहा हूँ तो उसे पता लगता है कि जी उन्होंने कहा वही पैटर्न है काम करने का, जैसा स्टाइल वही है। स्टाइल वही है। अब ये भी आपको पता है पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों से लड़ाई शुरू कर दी। जी जी। अब लेकिन देखिए ना, वो एक है लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन बट एट द सेम टाइम उस ज़माने में भी ये बैंक्स को जो थी ये काफ़ी गिल किया था इन्होंने वो किया था। बल्कि आपको याद होगा कि बैंक्स डिपॉजिट रेट नहीं, इशरत हुसैन कहते थे कि भाई आप डिपॉजिटर को कुछ रेट ऑफ रिटर्न तो दें, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न तो दें, ये नहीं करते। मैं अपने देखने वाले को थोड़ा सा बता दूं कि ये डिपॉजिट रेट और लेंडिंग रेट में फ़र्क होता है, और ये स्प्रेड जो है जी उसके ऊपर इख्तलाफ था। जी जी, स्प्रेड पे इख्तलाफ था। और एट द सेम टाइम उनको ये था कि भाई आप जो पैसे आप उसने डिपॉजिट किए उस पर आप उसे कुछ तो दें। अब वो ये बैंक कहते थे जी हम टर्म डिपॉजिट पे देते हैं और ये देते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, PLS पे आप क्यों नहीं देते हैं? तो PLS पे डिसाइड हुआ था। फिर इन्होंने जब नहीं माने तो फिर इन्होंने 4.5% का अपराइट करके दे दिया था कि आपको इतना तो आपको देना ही देना। और सुना है कुछ बड़े बड़े मशहूर बैंकर्स के खिलाफ भी इन्होंने बड़ी बातें की थी, बड़ा काम जी किया जी था। बिल्कुल किया था। बड़ा इन्होंने तो सारों के साथ किया था। मियां मनशा को जो है काफ़ी इन्होंने वो किया था। मियां मनशा साहब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो गया था कि जी जो गलत इनका गलत था कि जी आप ये 4 रख सकता था बैंक अपने बोर्ड ऑफ मेंबर्स। ये कहती थी कि आप 3 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, विच इज़ अनफेयर। वो बैंक वो क्या भाई, बैंक हमारा शो भी बैंक जाने मेरा बैंक है, मतलब आप कैसे मुझे डिक्टेट आप कर मुझे। सकते? लेकिन बट एट द सेम टाइम चीज़ें थी उसको देखिए ना, ये आप किसी को भी बिल्कुल बीइंग अ रेगुलेटर, आपके देखिए स्टेट बैंक का एक इशू और भी है जो हमारे समझने की बात है जी। कि स्टेट बैंक का जो पहले मैंडेट था वो सिर्फ बैंक्स को रेगुलेट करने का था।
जब आईएमएफ के थ्रू हमारा जब हुआ कि जो इसको ऑटोनॉमी दी जाएगी, तो उन्होंने ग्रोथ का मैंडेट भी स्टेट बैंक को दे दिया। जब इकॉनमी की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने का भी मैंडेट स्टेट बैंक को मिल गया, तो स्टेट बैंक का रोल काफ़ी बढ़ गया। लेकिन अब वो ग्रोथ फिर निकल गई है। देखें, वो ग्रोथ निकल गई है और वो अब सिर्फ टारगेटिंग इन्फ्लेशन है। देखें, टारगेटिंग इन्फ्लेशन है और होना भी यही चाहिए। अच्छा, मैं तो ये समझता हूँ कि ये मैंडेट स्टेट बैंक के पास, स्टेट बैंक को दिया गया है, आप रिपोर्ट दे दें, लेकिन ये मैंडेट के जी आप देखें, पाकिस्तान में थ्रू मॉनेटरी टाइटनिंग जो है ना, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि ये डिमांड साइड फिनोमेना नहीं है, ये सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स। अच्छा, एक दफ़ा ये बात ये जैसे मैडम थी, ये तो बड़ी खुल के आ जाती थी। डॉक्टर इशरत भी डिसएग्री करते थे और कभी कभार इन बिटवीन द लाइन कर देते थे बात। एक दिन उन्होंने, मुझे याद है, एक स्पीच में इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स में उन्होंने कहा कि जी, जिस मुल्क में इनफॉर्मल इकॉनमी का साइज़ इतना बड़ा हो और गवर्नमेंट बोरिंग इतनी ज़्यादा हो, वहाँ मॉनेटरी टाइटनिंग काम नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये चीज़ समझने की बात है कि अच्छा, ये डिमांड एंड सप्लाई का, अब ये देखें ना कि जिन जिन चीज़ों की आप प्राइसेस अप हो रही हैं वो एसेंशियल आइटम्स हैं। ठीक है, ये कोई लग्जरी आइटम्स नहीं है जिसको आप मॉनेटरी टाइटनिंग से कंट्रोल कर लेंगे। ये तो आपको लेने ही लेने हैं, घी आदमी ने लेना है, प्याज लेनी है। अब मुझे प्याज 5 किलो प्याज, चाहे वो जब 600 रुपये की मिल रही थी तब भी मैं ले रहा था, अभी 1350 रुपये की मिल रही है तब भी मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे खाना पकाना है और प्याज एक एसेंशियल आइटम है, एडिबल ऑयल एक एसेंशियल आइटम है। सर तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज ज़रा थोड़े से इस इशू पे आ जाते हैं कि आजकल मैडम पड़ी हुई हैं एफबीआर के पीछे। सही पड़ी हुई हैं, ठीक पड़ी हुई हैं, चले ठीक है। भाई देखें ना, आप ये बताएं कि आपके दो जो शब्बर जैदी साहब थे, वो ये कहते थे कि जी मेरा बस चले तो मैं 95% स्टाफ को निकाल दूं, क्योंकि किसी काम का नहीं, इतना पैसे हम वैसे ही जमा कर लूँगा। एक बात मैं अभी आपको बताऊं, इस पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हम जिस तरह से दिखाते हैं उस तरह से होता नहीं, और जिस तरह से नहीं होता उस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इनके बारे में मेरी बात ज़रा ज़्यादा सख्त हो जाएगी, मैं ज़रा वो रोक लेता हूँ किसी दिन, वैसे मैं कर दूँगा वो भी बात। इशू ये है सर कि ये जो एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग है, कल एक कैबिनेट की मीटिंग में उसकी समरी पेश हुई और उस समरी पे फैसला नहीं हो सका। तो पाकिस्तान में आपको पता है, जिस चीज़ के बारे में फ़ैसला डिले करना हो ना, उस पर कमेटी बना देते हैं। तो एक कमेटी बन गई है। अब कमेटी को मैंडेट ये दिया है कि 29 जनवरी तक उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन को फाइन ट्यून करके भिजवाना है, लेकिन लग ये रहा है कि ये सारा मामला फिजल आउट हो गया है। आप एफबीआर देखिए, मैं ये नहीं कहता कि एफबीआर में रिस्ट्रक्चरिंग या रिवैम्प करने की ज़रूरत नहीं है करना कैसी है, दैट इज़ द इशू। प्रॉब्लम ये है कि डिटेल में हम नहीं जाते, आप चीज़ों को छुपा के रखना चाहते हैं। इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा कि रिफॉर्म ज़रूरी है। देखिए, रिफॉर्म से ज़्यादा मेरे ख्याल में बड़ी सिंपल सी बात है, रिफॉर्म्स जब एक प्रोसेस है चल, लेकिन जो आप एक ये करें, जो एनॉमलीज हैं कम से कम उनको एड्रेस कर दें। आप एक रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में ले आएँ, आप एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स नेट में ले आएँ, तो बहुत सारी एनॉमलीज एड्रेस हो जाएंगी। मैं आपको बताऊँ, ये एफबीआर की वजह से तो नहीं है कि रिटेल सेक्टर नहीं आ रहा। सही कह रहे हैं, ये हुकूमतें नहीं चाहती, ये पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं। बिल्कुल। मुझे याद है कि वो रिटेलर्स के मामला था, इन्होंने टैक्स वो किया था, तो मरियम साहिबा का नहीं, मरियम साहिबा क्या, वो जब ये डार साहब बेचारे, डार ने लगाने की कोशिश की थी, तो शहबाज शरीफ ने पंजाब हाउस में कॉल कर लिया था और सुना के नहीं, बाद में मिफ्ता इस्माइल के ज़माने में ऐसे ही था। जब रिटेलर्स का इन्होंने फिक्स टैक्स लगाया, मरियम नवाज ने ट्वीट कर दी थी। जी बिल्कुल। तो मतलब है कि ये पॉलिटिशियंस नहीं चाहते, ये पॉलिटिशियन नहीं चाहते, इनके पॉलिटिकल, क्योंकि इनके पॉलिटिकल एक, वैसे मैं आपको बात बताऊं, इनका वोट बैंक है। हमजा भाई, अगर आपने रिफॉर्म्स करनी है ना एफबीआर में, एफबीआर को ऑटोनॉमी दें, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मास्टर्स का ख़त्म हो जाए। ये सबसे पहला रिफॉर्म चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा, ये बड़ा अलमिया है। एक है कि ये इस तरह के जैसे स्टेट बैंक है या आपका एफबीआर है, ये इनको स्पेस काम करने की मिलिट्री गवर्नमेंट्स ने ज़्यादा दी है कंपेयर टू पॉलिटिकल गवर्नमेंट। ठीक है। और आप स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का भी कभी ये मामला रहा है कि वहाँ मिलिट्री गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन नहीं किया ज़्यादा, इन्होंने तबाह बर्बाद किया पॉलिटिकल पार्टीज। उसकी वजह है ना हमजा भाई, मेरा बंदा तुम्हारा बंदा, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकले ही नहीं निकले ना। हालांकि उन्होंने बड़े रिटायर्ड आर्मी के लगाए ये किया, लेकिन इस तरह की करप्शंस नहीं हुई हैं जिस तरह के, जैसे कहते हैं ना कि
पोस्टमार्टम नहीं किया है जिस तरह इन्होंने स्टेट मतलब ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने किए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करके और ये करके। आप ये जितने भी देख लें तो इन इदारों को, उसकी वजह मैं आपको बताऊं, मेरा ख्याल है, मैं इससे इत्तेफाक तो नहीं करता कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा अच्छा इनको रन किया है, लेकिन एक बात है, अब मामला इतना ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है कि आपको पता है कि इमरान खान साहब के ज़माने में कोई 200 के करीब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि उनके नेट जो प्रॉफिट्स थे वो नेट लॉसेस में कन्वर्ट हो गए थे। अब होल बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, सुराख बहुत बड़ा है, इसको छुपाना चाहे भी तो कोई नहीं छुपा सकता। और मैं ये बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये पॉलिटिशियंस ने ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज के साथ अच्छा नहीं किया। बोर्ड्स में अपने बंदे, जी सीईओज अपने बंदे, ऐसे ही है। एक वैसे आईएमएफ की ये रिफॉर्म अच्छी है कि ये एसओईज पे करें, लेकिन भाईजान ये जो आपकी मैडम है जिनकी आप तारीफ कर रहे थे, मैं क्या तारीफ ये कर रहा हूँ? 3-4 बोर्ड्स के ऊपर हैं। नहीं देखें, ये और पता है क्या है, उस देखें, दिन नस्ट में कहती हैं कि मैं बोर्ड्स पे रहना पसंद करूंगी। यार ये क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दे। सर टाइम है तो दे नहीं है। लेकिन मैं इसमें ना नहीं जाऊंगा। देखिए नो बडी इज़ परफेक्ट, इनके साथ भी बड़े इनके साथ भी बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ों को ये नहीं। सिंगल ट्रैक खातून है, जैसे आपने हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी थे, इनके साथ बहुत सारे मसाइल हैं, इनके साथ इश्यूज़ हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि मतलब मतलब आप ये देखेंगे ना कि देखें ना, नो बडी इज़ परफेक्ट। अब ये देखा जाए कि भाई आप ओवरऑल देखा जाता है ना कि जी नेगेटिव क्या पॉजिटिव क्या है। अब आप ये देखें ना, वो तो नहीं हो रहा ना कि जी नेगेटिव ग्रोथ को पॉजिटिव ग्रोथ शो कर दो। आप वो देखें ना, फजिंग नहीं कर रही है, ग्रोथ 2.5% की ग्रोथ को 4.5% की ग्रोथ दिखा दो, ये काम तो नहीं हो रहा ना। देखें ना, अब ये सारी चीज़ें भी तो देखें ना, इससे आपकी इकॉनमी कितनी डैमेज होती है, इससे क्या कुछ होता है। अब आप देखें, आप जैसे आप ये बात कर रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की अगर गवर्नमेंट आती है तो पीपल्स पार्टी के बाद कोई फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर के लिए नाम नहीं है, अब जैसे अगर उनमें अगर कोई कैपेबल आदमी है, वो सलीम मांडवी वाला है। मैं एक बात बताता हूँ, तो सलीम मांडवी वाला को आप फाइनेंस, सलीम मांडवी वाला का मसला ये है कि सलीम मांडवी वाला को पार्टी से ही सपोर्ट नहीं है। सलीम मांडवी वाला को वो पीपल्स पार्टी के तौर पे नहीं देखते, वो जरदारी के आदमी के तौर पे देखते हैं। ये मैं बड़ी व्यू कर रहा हूँ। मांडवी वाला इज़ अ गुड चॉइस, ही कैन बी अ गुड, मतलब एटलीस्ट, हाँ मतलब ठीक है, कैपेबल इनफ टू रन अ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वो वैसे मैं आपको तो उन्होंने कमेटी बड़ी अच्छी चलाई है फाइनेंस की। नहीं, फाइनेंस की चलाई थी, तो उसी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ। मेरा मांडवी वाला से पहले का कभी उसी कमेटी के थ्रू मुझे अंदाजा हो कि मांडवी वाला जो है he knows his subject, he knows his subject। लेकिन बट एट द सेम टाइम वहाँ भी उनके भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, उनके ऊपर भी एलिगेशन है। सुने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो कह रही है कि डार साहब को भी फाइनेंस मिनिस्टर ना बनाएं। सर ये आपके पास ज़्यादा इत्तला होगी, ये इत्तला आपके पास होगी डार साहब के ऊपर, डार साहब के बारे में। सर मैं बताऊं क्या, डार साहब के ऊपर उनको क्या है सर, वो मियाँ साहब SIFC नहीं चल सकेगी ना सर। नहीं सर, वो भी, और सर एक बात है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत भी मियाँ साहब को ना फ्री हैंड नहीं देगी। ठीक है, दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल वाला मामला है मियाँ साहब के लिए। एक सूरत हो सकती है ना, अगर शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाए तो शायद फिर इनको फाइनेंस मिनिस्टर पे वो इंसिस्ट करें कि इनको फाइनेंस मिनिस्टर रखा जाए सर, वो क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होगी। वो होगी, लेकिन मैं वहाँ उनका फिर भी वो एक उनकी जो रहेगी ना एक डूबियस, वो फिर डॉक्टर वक़ार मसूद को शायद फिर वो कहेंगे जी हम अगर आप अगर सागदार को फाइनेंस से बना रहे हैं तो फिर आपको जो है वहाँ आपको स्पेशल असिस्टेंट ऑफ फाइनेंस जो है ना वो डॉक्टर वक़ार मसूद को, वो तारिक बाजवा साहब होंगे। सर तारिक बाजवा तो डार साहब के। अच्छा, एक वैसे मैं और भी नाम आपके सामने फ्लोट कर दूं, टाइम खत्म हो रहा है। बिलाल कियानी इलेक्शन लड़ रहे हैं जेलम से, बड़ा यंग एनर्जेटिक, एनर्जी और फाइनेंस के स्पोक्समैन भी थे पिछले PDM के ज़माने में। तो उम्मीद ये है कि वो अगर इलेक्शन जीत गए तो वो भी इकोनॉमिक किसी मिनिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर वो हमारा टाइप का। जी बिल्कुल, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। तो आप के ख्याल में ये आइंदा चल के ये जो फाइनेंस वाला मामला है ये बड़ा ही क्रिटिकल नहीं होगा जो भी हुकूमत आएगी, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में जाना है? सर बिल्कुल सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। देखें पैसे पे ही आके बातचीत हर चीज़ फंसती है। बिल्कुल, ताल्लुक भी पैसे से बनता है, टूटता भी पैसे की वजह से। तो फिर भाई मेरा ख्याल है कि इसी पे प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि मनी स्पीक्स एंड मोर मनी स्पीक्स मोर लाउडर। बिल्कुल, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ये जो डिस्कशन है
इसके ऊपर आपका फीडबैक हमारे लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।